का मॉडल पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले डालिए हेडिंग डालिए, हम अब मॉडल पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल फर्स्ट मॉडल है, ध्यान रखिएगा। पहला एटॉमिक मॉडल है, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है जो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखिए तो मॉडल कहता क्या है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है। ये कहता है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जैसे एक तरबूज है, वाटरमेलन है, इसको बीच से ऐसे काट दो और फिर इसको सामने से देखो ऐसे, तो ये जो पूरा लाल लाल पार्ट है वो है पॉजिटिव चार्ज, और जो उसमें वो काले काले से सीड है वो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन। ये कहता है मॉडल। या एक ब्रिटिश डिश होती है, केक टाइप की होती है, हमारे यहाँ तो पुडिंग का मतलब खीर होता है, तो एक ब्रिटिश डिश होती है, उसमें जो पूरा फैटी पार्ट है ये पूरा, इसको उन्होंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, खीर से अंदाज लगाओ, दूध को कह दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो चावल के दाने पड़े हुए हैं इनको उन्होंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। पूरी तरीके से मॉडल खारिज कर दिया गया, क्योंकि इसमें एटम को तरबूज के जैसे बता रहे हैं, मतलब एटम सॉलिड है, पॉजिटिव चार्ज पूरे हैं मतलब सॉलिड है, जबकि एटम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है, वैकेंट है। पूरी तरीके से खारिज मॉडल है। दूसरा ये कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक हैं, ये वहीं पर पड़े हुए हैं। ये भी पूरी तरीके से गलत साबित होगा। इलेक्ट्रॉन पड़े थोड़ी हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि ये तो बता दिया था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी को लॉस करेंगे, और एनर्जी को लॉस कर रहे हैं तो उनको आके एटम पे टपक जाना चाहिए पॉजिटिव चार्ज पे, तो एटम को अनस्टेबल हो जाना चाहिए। तो ये भी रदरफोर्ड नहीं बताए थे, लेकिन रदरफोर्ड ने ये बहुत अच्छा काम किया था, ये बता दिया था इलेक्ट्रॉन। और इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि उन्होंने कैसे बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने जो लॉजिक दिए थे वो आज भी वैलिड है कि कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। ठीक है, तो इस मॉडल के लिए हम लिखते हैं, लिखिए ठीक है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपको इसमें लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इसमें लिखना है इन एन एटम electrons are distributed randomly मतलब कोई उनका ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस है, कहीं भी कैसे पड़े हुए हैं, randomly throughout whole portion, throughout whole portion। देखिए क्या कहते हैं, डायग्राम बना लेना है आपको। ये कहते हैं कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट ऑफ होल पोर्शन। पूरे पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और ये जो पूरा खाली पार्ट है, इसको इसमें कुछ करना नहीं है, ये हम बता रहे हैं आपको। आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ दीजिएगा, कुछ मतलब नहीं है उससे, आपको समझाने के लिए। तो वो क्या कहते हैं, इन एन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं एक एटम में, डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, बिना किसी सीक्वेंस के, रैंडमली, कहीं भी कैसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, रैंडमली। कहाँ पे पड़े हुए हैं, थ्रू आउट द पोर्शन, पूरे पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स आपके पड़े हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया।
इन एन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द पोर्शन। पूरे पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स कैसे पड़े हुए हैं? रैंडमली पूरा। ये डायग्राम बनाओ फर्स्ट। ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, आप तरबूज समझ के देख लीजिए इसको। स्पीड से बनाना है, कोई इसको सजाना नहीं है, सीधा गोला बनाओ, इलेक्ट्रॉन बनाओ। In an atoms, electrons are distributed randomly throughout a whole portion. Throughout a whole portion. In an atom, electrons are distributed randomly throughout a whole portion. Point is clear? है ना, बिल्कुल क्लियर है। पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन रैंडमली पड़े हुए हैं, है ना। एक गलत पॉइंट है ना, लेकिन उनने बोला था तो हमें बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट इनका अच्छा है ना, इस पॉइंट को आप लोग एक्सेप्ट करके चल सकते हो। सेकंड पॉइंट है एन एटम इज completely an atom is completely neutral due to the presence of equal positive and negative charge. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से मतलब है हमारा प्रोटॉन से और नेगेटिव से मतलब है हमारे इलेक्ट्रॉन से। थॉमसन मॉडल खत्म होता है, इसके ड्रॉबैक्स पढ़ने हमें। पॉइंट इज क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द एटम इन होल पोर्शन। और जो आपका नेट पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है? इक्वल टू नेट नेगेटिव चार्ज के। तो एटम कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। एन एटम इज कम्प्लीटली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉइंट क्लियर है अच्छे से? ये था थॉमसन का, और ये बात सही है, आज भी वैलिड है ना, कि एटम कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखो, इसमें ये तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो पूरा वेकेंट पार्ट है ये किसको शो करता है? पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ड्रॉबैक्स देखो, कमियां इस मॉडल की। ड्रॉबैक्स, कमियां क्या है? पहली कमी है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है। और ये एटम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर, ये मॉडल क्या कहता है? स्टेशनरी। तो ड्रॉबैक्स फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, ये पहली कमी थी इस मॉडल की। समझ पा रहे हो ना हम किस तरीके से लिख रहे हैं? ये मॉडल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। क्लियर है पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पार्ट, इसके अकॉर्डिंग एटम कैसा है? सॉलिड है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि पूरा पॉजिटिव चार्ज आपका फैला हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडमली। तो सेकंड पॉइंट है इसका, होल पार्ट ऑफ एन एटम इज नॉट सॉलिड। Whole part of an atom is not solid. It has most of the vacant space.
द पॉइंट इज क्लियर कि एटम का पूरा पार्ट सॉलिड नहीं है, उसका उसमें जो स्पेस है वो अधिकतर स्पेस कैसा है, इम्पिटी है, वैकेंट है, मतलब एटम होलो है, खोखला है अंदर से वो, है ना, समझ में आ रहा है, खोखला है अंदर से वो। हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इसके अकॉर्डिंग स्टेशनरी है, लेकिन ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, आगे जाके प्रूव हो चुका है। होल पार्ट ऑफ एन एटम इज नॉट सॉलिड, पूरा एटम का पार्ट सॉलिड नहीं है, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, खाली है। रदरफोर्ड मॉडल बताएगा, अल्फा पार्टिकल डालेंगे तो अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर जाएंगे आपके, है ना। तो इट हैज मोस्ट ऑफ द वैकेंट स्पेस और वैकेंट पार्ट। सेकंड पॉइंट क्लियर है ना। अब तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है इनका इनके ड्रॉबैक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी से इनके ड्रॉबैक्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज कैसा है, स्प्रेडेड है, फैला हुआ है, जबकि बाद में रदरफोर्ड ही अभी प्रूव कर देंगे कि पॉजिटिव चार्ज डेंस मास के रूप में एक बहुत छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है। उसी कंसंट्रेटेड पार्ट को क्या कहा था, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बताने की कोशिश की थी कि आपका कितना छोटा है न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि आप 5 किलोमीटर लंबा एक सर्कल बनाओ, 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, और उसके सेंटर में एक छोटी सी बॉल रख दो, तो वो छोटी सी बॉल क्या है, न्यूक्लियस है। आप अंदाज लगा सकते हो कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। 5 किलोमीटर का लंबा एक पूरा एरिया बनाओ, 5 किलोमीटर कितना है आप सोच सकते हो। उसके बीच में एक छोटी सी बिल्कुल एक गेंद रख दो, चलो हम मान लेते क्रिकेट गेंद रख दो, तो वो क्या है उसका, न्यूक्लियस। इतना छोटा है न्यूक्लियस। और इन्होंने तो क्या बता दिया था कि पूरे में न्यूक्लियस क्या, इन्हें पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड कहा था, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। तो थर्ड ये पॉइंट इनका गलत है, लिखिए। पॉजिटिव चार्ज is not spreaded, it is concentrated in very small part called nucleus. It is positive charge is not spreaded, it is concentrated in very small part called nucleus. तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द होल पोर्शन, ये उनका पहला था। और सेकंड पॉइंट कहता है कि एन एटम इज कम्प्लीटली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात। पहला पॉइंट हमारा ड्रॉबैक्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, एन एटम इज नॉट सॉलिड, मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका कैसा है, वैकेंट स्पेस है। तीसरा पार्ट है कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्प्रेडेड, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड नहीं है, फैला हुआ नहीं है। इट इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन, वेरी स्मॉल सेंटर, वेरी स्मॉल पोर्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहता है। तो ये मॉडल पूरी तरीके से खारिज मॉडल है हमारा, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी था तो बता दिया हमने। ये था थॉमसन का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन साहब का। अब आने वाले हैं रदरफोर्ड के मॉडल। अच्छा, इस मॉडल के कुछ और नाम है वो भी लिख लो, हेड लगा के लिख लो। द मॉडल is also named by different names, like प्लम पुडिंग मॉडल, लाइक पुडिंग का मतलब खीर लगाते हैं जनरली, है ना। प्लम पुडिंग मॉडल, लाइक प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज का मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, कॉमा लगा के लिखिए, वाटरमेलन मॉडल,
वाटरमेलन मॉडल, रेजिन, रेजिन मतलब किशमिश, किशमिश का खीर में मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, बस इतनी है, एटसेट्रा नहीं लगाना ना, इतनी नाम है। द मॉडल इज ऑल्सो नेम्ड बाई डिफरेंट नेम्स लाइक प्लम पुडिंग मॉडल, एक ब्रिटिश डिश होती है केक टाइप की, उसको बोलते हैं प्लम पुडिंग, आप खीर समझ सकते हो। तरबूज का मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, और रेजिन पुडिंग, किशमिश का जो खीर है, किशमिश की दाग की, उसका मॉडल रेजिन पुडिंग मॉडल, ठीक है। ये इसके कुछ नेम हैं आपकी। डालिए अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना, ये अच्छा मॉडल है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, है ना। इसका दूसरा नाम है अल्फा पार्टिकल, अल्फा, अभी बता रहे बेटा, उसमें आ रहे हैं ना, अभी इसको हम छोड़ नहीं रहे, अभी बेस्ट बीटा पार्टिकल में आ रहे हैं, आज ही बता देंगे आपको। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल को आप जनरली इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जैसे को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जैसे को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। चलो देखो क्या किया है रदरफोर्ड साहब ने। अच्छा, ये अचानक हुआ था, उनसे बाय डिफ़ॉल्ट हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे थे, है ना। साइंटिस्ट है, उनके लैब में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, तो चलते चलते हो गया। वो क्या कर रहे थे रडर साहब, रेडियम की गन थी, उस रेडियम की गन से आपके अल्फ़ा बीटा गामा तीनों पार्टिकल निकलते हैं, रेडियम की गन से ये अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, यहीं से वो घूमते टहलते हुए जेडएनएस की स्क्रीन लेके निकल गए, वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। तो वो क्या देखते हैं कि जब वो इसके सामने से निकली तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन चमकने लगती है। तो वहाँ से फिर उनको ये आइडिया आया कि कुछ तो है जो यहाँ पर आके क्या कर रहा है, इसमें चमक उत्पन्न कर रहा है। तो फिर उनने क्या कर दिया, यहाँ पर एक थिन मेटल फॉइल गोल्ड की रखी थी उनने जनरली, और उससे कुछ कंक्लूजन निकाले थे, वही उनका एक्सपेरिमेंट था, और मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हो गया था उनसे। बाद में उनने भले ही कोशिश की, लेकिन पहले स्टार्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट हो गई थी। देखो तो क्या कहते हैं आपके रदरफोर्ड साहब, ये कहते हैं कि आप एक थिन मेटल की फॉइल, बहुत ही पतली मेटल की फॉइल, जैसे हम आपसे कहते हैं एल्यूमिनियम फॉइल देखी आपने, रैपिंग के पर्पज़ से आते हैं, उससे भी पतली, उससे भी 10 गुना पतली मेटल की फॉइल रख दी उनने, किसके सामने, अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स के सामने। तो वो देखते क्या हैं, और यहाँ पीछे लगा दी थी उनने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जेडएनएस स्क्रीन में सबसे बड़ी खासियत क्या है, क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लोरोसेंस। जब भी इसमें कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो क्या करती है, आपकी फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती है, पिटी दीप्ति उत्पन्न करती है, चमक। ऐसे लगेगा जैसे कि आपको वहाँ पर चिटपिटी सी घल रही है, झर झर ऐसी चमक उत्पन्न हो, जैसे बिल्डिंग में नहीं होता कि उसने लोहे पर टच किया वो निकली, पर वो बहुत ज़्यादा है, उसका 1000 गुना कम समझ लो आप, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे कि वहाँ से चिंगारी से उठ रही है, उस प्रकार सा दिखता है। तो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है आपकी। अच्छा, ये क्या करती है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हमारी क्या शो करती है, फ्लोरोसेंस शो करती है, फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस करती है। तो उन्होंने क्या देखा, जो अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स थे जो इस जिंक
जिंक मेटल फॉइल पे, सॉरी, गोल्ड मेटल फॉइल पे जो टकरा रहे थे आपके अधिकतर अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं हम आपको यहीं पर बता देते हैं थोड़ा सा, फिर बाद में करते हैं। एक्चुअली जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है वही हमारा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। अभी बताएंगे हम और अच्छे से क्या होता है। तो उन्होंने क्या देखा, जो अधिकतर आपके अल्फा पार्टिकल से वो जेड की स्क्रीन से क्या कर गए, क्रॉस कर गए, बिल्कुल सीधे निकल गए आपके। बहुत सारे अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गए, सीधे ही बिल्कुल निकल गए, कोई बिना रोक टोक के। और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हुए 30 डिग्री 45 डिग्री, कुछ अधिकतर से हुए 90 डिग्री, और कुछ तो ऐसे हुए कि जैसे दीवार में बॉल मार दी 180 डिग्री से कैसे आ गए टोटल बैक, ऐसी बॉल घली और ऐसे बैक। लेकिन उस पार्टिकल के नंबर कितने थे, 1 इन 20,000, 20,000 में से एक पार्टिकल, एक कोई काउंट ही नहीं किए गए हैं, एक रैंडम डेटा है कि बताया गया है कि अधिकतर मतलब 100 अगर डालोगे तो 99.9 या 99 ले लो भी पूरा 99 पार्टिकल कैसे निकल गए, बिल्कुल सीधे निकल गए। 100 में से 100 थोड़ी डाल लेते उन्होंने, मिलियंस यानी कितने अल्फा पार्टिकल हर सेकंड उस पर हिट कर रहे थे, 100 में से 99 निकल गए। अब जो थोड़े बहुत बचे वो कैसे हो रहे थे, डिफ्लेक्टेड, ऐसे आपके कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, कुछ आपके लार्ज एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, वेरी लार्ज एंगल से जी। अब अल्फा पार्टी का मतलब पॉजिटिव चार्ज, अधिकतर तो सीधे निकल गए, मतलब एटम कैसा है, खोखला खाली है ना। ये क्या रखी हुई है यहाँ पर, गोल्ड की फॉइल रखी हुई है, गोल्ड मेटल फॉइल रखी हुई है यहाँ पर, ये गोल्ड फॉइल रखी हुई है, गोल्ड प्लेट रखी हुई है, वेरी थिन गोल्ड मेटल फॉइल। तो अधिकतर अल्फा पार्टिकल इससे निकल गए, मतलब ये कंक्लूजन निकाला गया कि एटम का अधिकतर पार्ट कैसा है, वैकेंट है, होलो है आपका। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो गए किससे, स्मॉल एंगल से, और कुछ तो ऐसे थे कि गए और आए, मतलब कितने डिग्री के एंगल से बैक हुए थे, 180 डिग्री के एंगल से बैक हो गए। वो कुछ कितने थे, एक लगभग 20,000 में से लगभग एक पार्टिकल था। तो इससे पहला कंक्लूजन ये निकला था कि जो अधिकतर पार्ट है एटम का वो वैकेंट है, इम्पिटी है, होलो है, खोखला है। दूसरा, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल को चिपका लेता, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और ये मतलब कैसा, पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्ट कर लेता। लेकिन ये हीलियम को भगा रहा है, हमने कहा हीलियम इसके पास गया और वहाँ से उसने उस हीलियम को भगा दिया। ये तभी संभव है जब वो किसके सामने पड़ गया हो, पॉजिटिव चार्ज के सामने पड़ गया हो, या मान लो पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल से होके गुजरा हो, तो पॉजिटिव चार्ज उसको और थोड़ा सा क्या कर देगा, पुश कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। तो जब थोड़ी दूर से निकला वो तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन किया, और जब बहुत पास से निकला तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और जब उसी पे आके टकरा गया तो कैसा कर दिया, कंप्लीटली बैक कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत, कि ये जो हीलियम है ये बैक आ गया। अब आप सोचो कि हीलियम के पास 4 एटॉमिक मास होता है, बहुत कम नहीं कह सकते हम एक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहाँ से इसने अल्फा पार्टिकल को 180 डिग्री पे बैक कर दिया, 20,000 में से एक। तो इसका सीधा सा मतलब है यहाँ जो भी था वो बहुत डेंस था, मतलब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, बहुत सॉलिड था। वो स्पेस ऐसा नहीं था कमज़ोर कि अल्फा पार्टिकल उसको चीर के निकल जाए। मतलब अल्फा पार्टिकल अगर साइकिल थे तो सामने ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, ठेला खड़ा हुआ था, जाके वो टकराया तो सीधे उसको पीछे। आ रही बात समझ में? ऐसा भी नहीं था कि वो साइकिल थी तो वो भी साइकिल थी कि लड़ जाए वहीं पर रुक जाए, सामने ठेला खड़ा हुआ था। ठीक है, हमें तो ये पता नहीं है कि कहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट, हमें उसको हिट करना है। तो हमने 20,000 गेंद मारी, तब जाके एक घली उसमें। तो वहाँ पर सामने जो रखा हुआ था ना, वो इतना सा रखा हुआ था, तब तो 20,000 में से कितना गला, एक। मतलब न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा। हम बता देते हैं, एटम से न्यूक्लियस की जो साइज होती है 1 लाख गुना, 1 लाख टाइम्स स्मॉल होती है। 1 लाख टाइम्स क्या होती है, स्मॉल। न्यूक्लियस इज 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन कंपेयर टू एटम। बताया ना हमने कि 5 किलोमीटर का स्पेस अगर आप एटम मान लो, तो उसके बीच में एक छोटी सी जो गेंद रखी है वो क्या होगा, हमारा
न्यूक्लियस होगा। तो अब हमने कहा कि अल्फा पार्टिकल BCR में से एक वापस आया, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो भी था बहुत स्मॉल था। दूसरा बैक आ गया, तो जो भी स्मॉल रीजन था वो बहुत ही ज़्यादा डेंस था, बहुत ही ज़्यादा हैवी था। इसका मतलब पूरा पूरा एटम खोखला था, उसका पूरा जो सब कुछ मटेरियल था वो कहाँ कंसंट्रेटेड था, सेंटर में। उसी सेंटर को क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि क्योंकि इतने सारे पार्टिकल में से एक ही पार्टिकल रिटर्न बैक आया, BCR में से एक आया, बाकी सब कहीं डिफ्लेक्ट हो गए, कहीं स्मॉल एंगल से, कहीं लार्ज एंगल से, और एक कम्प्लीटली रिबाउंडेड हो गया बाई 180 डिग्री एंगल से, आपका पूरी तरीके से बैक हो गया। मतलब जब BCR में से सिर्फ एक बैक हुआ तो इसका मतलब होगा बाकी जगह खाली है, वहाँ कुछ एटम में का कुछ है नहीं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हो, उनसे कोई मतलब नहीं, वो मास के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं, आपके चार्ज के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या मतलब निकलता है कि एटम का पूरा मास कहाँ है, इन इट्स न्यूक्लियस। तभी तो उसने अल्फा पार्टिकल को कैसा कर दिया, कंप्लीटली रिबाउंडेड। तो अब आपसे कोई बोले कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, वो साइंटिस्ट की नेम है रदरफोर्ड। किसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, रदरफोर्ड ने। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग तो सब लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी अभी किसी को बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमें यहीं से पता चलता है इसी एक्सपेरिमेंट से कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। बात समझ में आ रही है। जे उनके एक्सपेरिमेंट का छोटा सा ग्राफ है, बनाओ फिर लिखते हैं हम इसको फास्ट। जी यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसको लैट के बॉक्स में रखा हुआ है। लैट का बॉक्स क्या करता है, सिक्योर करता है, इनकी रेडिएशन और कहीं से नहीं निकल सकती, सीधे स्ट्रेट जाके ही निकलेंगी, है ना। ये लैट का बॉक्स है, और ये है आपका ये PV बॉक्स है, PV बॉक्स है, और ये रखा हुआ है रेडियो एक्टिव मटेरियल, है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल से कितने प्रकार की रेडिएशंस निकलती हैं, 3 टाइप्स की, अल्फा, बीटा एंड गामा। अभी हम बताते हैं, वैसे अभी चल रहे हैं। वेरी थिन गोल्ड फॉइल 180 डिग्री एंगल से पूरा बैक चला गया। ये गोल्ड की फॉइल है, वेरी थिन गोल्ड फॉइल। ये जेडएनएस स्क्रीन है, प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। क्या आपको थोड़ा बहुत इसकी क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है, इसकी क्या है ना, उसी पे अब डिस्कशन करते हैं। ये उनका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, मॉडल अभी उनका अलग है, मॉडल भी बता रहे हैं कैसा है। है ना, ये ऐसी कोई स्क्रीन उन्होंने रखी नहीं थी ऐसी जैसी यू शेप हम बना देते हैं, वो वहाँ से निकल रहे थे पहले वो, तो उन्होंने देखा कि इसके स्कैटरिंग होने लगी, फिर बाद में उन्होंने सेटअप लगा के काम किया था। ये सेटअप है, एक्सपेरिमेंट सेटअप। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का सबसे बड़ा काम क्या है, क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लोरोसेंस है, एक प्रकार की फोटोग्राफिक प्लेट है।
पीवी बॉक्स हो गया, लेड का बॉक्स। लेड का बॉक्स क्यों रखा जाता था, इसका आंसर ये था कि इसके अल्फा पार्ट जो भी इससे रेडिएशन निकल रही है वो यहाँ वहाँ नहीं जा पाए, अब्जॉर्ब कर लेता है। लेड बॉक्स क्या करता है, जितनी भी आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वे सामने से ही निकल पाएंगे आपकी। चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ें थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चलिए डालिए हेडिंग एक्सपेरिमेंट। क्या क्या उनने ऑब्जर्वेशन किया था ना, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट या आप इसी को ब्रैकेट में लिख लो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस, उनने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया था। तो फर्स्ट पॉइंट ये था, फर्स्ट उनने जो देखा, उनने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू gold foil, passed through gold foil without any डिफ्लेक्शन लिख सकते हो या डेविएशन लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। विथआउट एनी डिफ्लेक्शन। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, पहला एक्सपेरिमेंटल जो उनका एनालाइज था वो क्या कहते हैं कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विथआउट एनी डिफ्लेक्शन। और आप ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द, तो यहाँ पर आप चाहो तो डेटा भी ले सकते हो 99.9%। बुक्स वगैरह में आपके 99 लिखा रहता है, क्योंकि 99% मोर एक्यूरेट है ना, तो लिख लो आप वहीं पर मोस्ट ऑफ, है ना, मतलब 99.9%, मोस्ट ऑफ 99% द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल विथआउट एनी डिफ्लेक्शन। तो पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से कैसे निकल गए थे, विथआउट एनी डेविएशन, विथआउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एन एटम इज होलो, कैसा है, वैकेंट। ये अभी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसके कंक्लूजन निकालेंगे। अधिकतर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में निकल गए, तो इसका मतलब क्या था, वो एटम कैसा था, खाली था। यहाँ से एक एटम है, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से सब जगह से निकल गए अल्फा पार्टिकल, बीच में कहीं एक न्यूक्लियस से टकराते हैं, उसके आसपास से जाते हैं, तो तब क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो ये है ऑब्जर्वेशन, और इसका कंक्लूजन है कि एटम कैसा है, होलो है, खोखला है। आ रही है बात समझ में। चलिए, तो ये पहला पॉइंट हो गया ना। सेकंड पॉइंट डालिए, पॉइंट सेकंड पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स deflected by small and large angle, small and large angle। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो न्यूक्लियस के पास से निकले, थोड़ी दूर से, वो ऐसे डिफ्लेक्टेड हुए, और जो बहुत पास से निकले वो कैसे डिफ्लेक्टेड हुए, आपके ऐसे हुए। तो हमने बोला कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल, छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं 30 डिग्री 45 डिग्री, और कुछ हो रहे हैं बहुत ही लार्ज आपके 90 डिग्री के एंगल से क्या हो गए, आपके डिफ्लेक्टेड हो गए। लेकिन ऐसे कितने पार्टिकल्स थे, बहुत कम, बहुत कम, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ऐसा मान लो कि 20,000 में 50 ऐसे पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, कहाँ से, आपके स्मॉल एंड लार्ज एंगल। मतलब वो किसके अगल बगल से होके गुजर गए थे, न्यूक्लियस के, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। थर्ड इनका ऑब्जर्वेशन था एक पार्टिकल के बारे में, है ना, तो लिखिए थर्ड पॉइंट लिखिए, वेरी फ्यू
वेरी फ्यू ब्रैकेट में लिखो 1 आउट ऑफ 20,000, 1 आउट ऑफ 20,000, वेरी फ्यू 1 आउट ऑफ 20,000, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड भी लिख सकते हो, डिविएटेड भी लिख सकते हो ना, डिफ्लेक्टेड बैक पीछे की तरफ, बैक कितने डिग्री के एंगल से, 180 डिग्री एंगल से, है ना, डिफ्लेक्टेड बैक बाय 180 डिग्री एंगल, मतलब ऐसे गए और ऐसे लौट आए, ये था 180 डिग्री। जी क्या है, ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन, अधिकतर अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा क्या था, फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए, कम एंड बड़े, छोटे स्मॉल एंगल से लार्ज। तीसरा ऑब्जर्वेशन था, बहुत ही कम, लगभग 1/20,000 में से कैसा डिफ्लेक्टेड हो गया, कंप्लीटली रीबाउंडेड हो गया, मतलब कितने डिग्री एंगल से, जैसे हमने वॉल इसमें मारी और ये आ गई, ये कुछ ऐसा ही हुआ था, है ना। चलिए अब आते हैं इनके कंक्लूजन में, इससे क्या कंक्लूड किया उनने, ठीक है। चलिए तो यहीं से अब इनके एटॉमिक मॉडल भी आ जाएगा और कंक्लूजन भी आ जाएगा। तो कंक्लूजन देखते हैं इनका, डालिए हेडिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन और साथ में एक और डाल लेना, कंक्लूजन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक मॉडल, प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक मॉडल, कंक्लूजन एंड 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 प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक मॉडल। डाल ली हेडिंग, अभी तक समझ में आया पूरा मॉडल, है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो कंक्लूजन वो क्या निकालते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि एक एटम आपका स्फीयर है, एक एटम कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है ना। और वो क्या कहते हैं कि इसमें से अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कैसे निकल गए, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये अल्फा पार्टिकल्स, इसका पहला कंक्लूजन इससे निकल के आया कि अधिकतर जो पार्ट है, जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सपेरिमेंट है, ये उनका मॉडल है, ऐसे उनने समझाया था कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इससे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन निकल गए, मतलब अधिकतर पार्ट बहुत सारे बना सकते हो, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो अधिकतर पोर्शन है वो एटम का कैसा है, वैकेंट है, खोखला है, होलो है, इम्पिटी है, खाली है ना। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा बाद में, अभी से पॉइंट लिख लीजिए फिर बाद में बनवा, अभी तो उसमें बहुत बनना है ना। तो फर्स्ट कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन of an atom has vacant space, most of the portion of an atom has vacant space या consist vacant space, most of the portion of an atom has vacant space। कंक्लूजन क्लियर। एक्सपेरिमेंट क्या था, पास थ्रू वेरी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कंक्लूजन क्या था, होलो है, कैसा है, वैकेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पर आप मान लीजिए थोड़ा हम आप दिख जाए इसलिए न्यूक्लियस बड़ा बना रहे, हालांकि बहुत ही छोटा है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने न्यूक्लियस बना दिया आपका ये, ठीक है ना। तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो इससे दूर से निकले वो कैसे डिफ्लेक्ट हुए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जो इससे दूर से होके निकले उनका डिफ्लेक्शन कैसा था, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन था, है ना, सम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और जो इसके बहुत ही पास से होके निकल गए, जो इसके बहुत ही पास से होके निकले उनका डिफ्लेक्शन कैसा था, वेरी
लार्ज डिफ्लेक्शन था उसका डिफ्लेक्शन वेरी लार्ज था। ये क्या निकल रहे हैं आपके अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब है ये अल्फा पार्टिकल, मतलब इसका मतलब क्या होता है अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है ना, हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल, ध्यान रखिएगा। तो अब अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको कोई चीज़ अगर डिफ्लेक्ट कर रही है तो उस पर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम में पक्का कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। चलिए, जो कि रदरफोर्ड, जो कि थॉमसन क्या कहते थे, कहीं ना कहीं नहीं भैया, पूरा एटम ही कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पूरा लाल पोर्शन ही वाटरमेलन का क्या है, पॉजिटिव पार्ट। पूरे दूध का पूरा खीर जो पड़ा हुआ वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि पूरी तरीके से यहाँ से खारिज साबित होता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना। चलिए, तो सेकंड कंक्लूजन है इनका, देयर इज some positive charge is present in an atom. There is some positive charge is present in an atom. एक किस से एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है, सेकंड का, जिसमें वो क्या कहते हैं, कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड होते हैं और कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्टेड। इसका कंक्लूजन है कि वहाँ पर कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए वो क्या है, वो यही बताते हैं। इसलिए रदरफोर्ड को ही न्यूक्लियस का खोजकर्ता माना जाता है कि इन्हीं ने न्यूक्लियस की खोज की है। वो क्या देखते हैं कि लगभग 20,000 में से एक पार्ट, एक्चुअली में इससे टकराता नहीं है, एक्चुअली में इससे अल्फा पार्टिकल टकराता नहीं है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एक गया और यहाँ से उस रिपल हो गया, गया और ये रिपल हो गया, इससे टकराता नहीं है, कंप्लीटली रिबाउंडेड हो जाता है। तो ये इस यहाँ से गया और ऐसा ही कैसा आ गया, वापस आ गया, बिल्कुल ऐसा ही अपने एंगल से वापस आ गया। एक कितने में से कितने थे, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल, किस में से, आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कंप्लीटली क्या हो गया, रिबाउंडेड हो गया, बैक हो गया। कितने डिग्री के एंगल से, 180 डिग्री के एंगल से। तो अब आप लोग सोचें खुद, हम आप लोगों से कह दें कि आप निशाना लगाइए सामने और आप 20,000 गेंद मार देते उस पर, तो 20,000 गेंद में से एक गेंद वापस आ रही है, मतलब जो भी वहाँ पर है वो कैसा है, बहुत स्मॉल है और बहुत ज़्यादा डेंस भी है। तब तो हमने इतनी ज़ोर से गेंद मारी, वो कैसे आ गई वापस। मान लो सामने कोई हल्का फुल्का रखा होता तो हम गेंद मारते वो उड़ा के ले जाता साथ में, आ रही बात समझ में। तो जो भी था वो कैसा था, बहुत डेंस था। यहीं से कंक्लूजन निकल के आया था कि एटम का पूरा मटेरियल, पूरा भाग, जो उसका खाना पीना है, जितनी भी ताकत है, जितना मास है उसके अंदर, वो सब कहाँ पर है, उसके सेंटर में। उसी सेंटर को कहा गया न्यूक्लियस, है ना। तो तीसरा कंक्लूजन देखते हैं हम इसमें, 180, इसीलिए ऐसा रहते इसका तो बोल दिया करो कि सर ने एलसीएस लिख दिया। चलो 180 डिग्री। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। The total mass and पॉजिटिव चार्ज। मास का कंक्लूजन कैसे निकाला था उनने कि टोटल मास यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि बाकी से तो पार्टिकल क्रॉस कर गए थे, निकल गए थे ना आपके, सिर्फ कहाँ से बाउंडेड बैक आए, है ना, वहीं से रिबाउंडेड हुए ना आपने। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन लिखाया था कि टोटल मास, और पॉजिटिव चार्ज का कंक्लूजन उन्होंने कैसे निकाला था, क्योंकि वो क्या हो रहा था, रिपल हो रहा था, है ना। तो ऐसे उन्होंने निकाला द टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज of an atom concentrated
concentrated in a very small region, which is called nucleus of an atom, The point number third is clear. कैसे? which is called nucleus of an atom. The total mass and positive charge of an atom concentrated in a very small region, in a very small center, in a very small phase. उसी क्षेत्र को, उसी रीजन को क्या कहा गया था? न्यूक्लियस कहा गया था। एक अभी तक हमने ये 3 ऑब्जर्वेशन निकाले हैं, 3 कंक्लूजन निकाले हुए हैं, जो 3 ऑब्जर्वेशन थे। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें बताई हुई हैं, वो अभी हम बताते हैं। आप छोटा सा डायग्राम बिल्कुल अगल बगल कहीं बना लो, है ना, जल्दी बनाना है। हाँ, ये वाला, ये उनका मॉडल है, वो एक्सपेरिमेंट था। ये रदरफोर्ड का मॉडल है, ये है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जैसे कि थॉमसन ने अपना तरबूज वाला मॉडल दिया था, ऐसा वाला। हाँ, तो ये उनका मॉडल है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट तो वो था, फिर उन्होंने अपने दिमाग से ऐसा कुछ बताया कि एटम ऐसा ऐसा होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे। तो ये उन्होंने अपना मॉडल बना के दिया था। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। अभी और फीचर्स लिखने हैं हमें, है ना, लेकिन कंक्लूजन हो चुके हैं। एक अल्फा 20 में से वापस आता है। जल्दी से बना लेना है ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। ऐसा किया, यहाँ सेंटर रखा, ऐसे निकाले, कुछ ऐसे निकाले, कुछ लार्ज एंगल से निकाले, और एक बैक कर देना है। ये जो गोल्ड की फॉइल रखी थी ना उनने, ये जो गोल्ड की फॉइल रखी थी, उसमें ऐसे कई एटम हैं, उसमें ऐसे गोल्ड की फॉइल में मिलियंस एटम हैं। तो अधिकतर ऐसे निकल गए, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी पास से निकल गए तो मुड़ गए, कभी सेंटर से टकरा गया तो वापस आ गया, ऐसा था। आपकी 8 बजे से मैच है, रुक जाओ, इस मॉडल को एंड कर दे। कल से जल्दी आएंगे तो थोड़ा हो पाएगा, टॉपिक ही नहीं हो पाएगा। मॉडल समझ में आ गया? हाँ, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, ध्यान रखिएगा इस मॉडल के। तो यार सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, वो लिखते हैं। डायग्राम बनेगा, क्लियर हो गया सबको डायग्राम? चलिए, तो लिखिए, इसमें लिखिए 4th नंबर का पॉइंट लिखिए इसमें। 4 उसी के आगे है ना, लेकिन ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन हो चुके हैं, अब हम स्पेसिफिक पॉइंट लिख रहे हैं ना। तो 4th नंबर का पॉइंट है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल as compared to the size of an atom, as compared to the size of an atom, as compared to the size of an atom, as compared to the size of an atom. The size of nucleus is very small, is compared, the size of nucleus is very small as compared to the size of an
एटम। एटम न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है, किसके कंपैरिजन में? न्यूक्लियस साइज एटम के कंपेयर में बहुत ज़्यादा छोटी है, जैसे हमने आपको बताया था। और इसको अगर सिंपल तरीके से आप देखना चाहते हो तो मान लो एक फुटबॉल का ग्राउंड है ना, उस फुटबॉल के ग्राउंड की डिस्टेंस कर दो, जो लेंथ है, जो लंबाई है आपकी, या उसका पूरा जो एरिया है उसका, वो 5 किलोमीटर लंबा गोल कर दो, उसके बीच में रख दो फुटबॉल की गेंद, तो वो हमारी जो फुटबॉल थी वो क्या थी? न्यूक्लियस थी। तो देखें न्यूक्लियस की साइज और एटम की साइज देखते हैं, है ना। तो देखिए द साइज ऑफ एटम, द साइज ऑफ एन एटम, कितनी साइज थी एन एटम की? एटम की साइज थी, हाँ उसी में लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, 10⁻10 मीटर, ये थी एटम की साइज। द साइज ऑफ एन एटम, ये एटम की साइज थी। द साइज ऑफ न्यूक्लियस, वो थी 10⁻15 मीटर। द साइज ऑफ एन एटम, जो एटम की साइज थी वो थी आपकी 10⁻10 मीटर, और जो आपकी न्यूक्लियस की साइज थी वो थी आपकी 10⁻15। रुमाल रुमाल लगाया करो सिद्धार्थ। द साइज ऑफ एन एटम इज 10⁻10 मीटर एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻15 मीटर। तो देखो हम यहाँ से क्या एक रिलेशन निकाल सकते हैं, देखें कि एटम न्यूक्लियस से कितना बड़ा है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। अरे अरे रुक जाओ। द साइज ऑफ एन एटम, द साइज ऑफ एन एटम, हम ये लिख सकते हैं द साइज ऑफ एन एटम कितनी है आपकी? द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाई 1 लाख 10⁵। ये राइट रिलेशन है क्या? एटम की साइज न्यूक्लियस की साइज से 1 लाख गुना 1 लाख टाइम्स ज़्यादा है, ये सही लिखा हुआ है। द साइज ऑफ एन एटम बराबर है द साइज 1 लाख टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। बताओ न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है? 10⁻15 मीटर। 5 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा? 10⁻10 मीटर। क्लियर हो गया? तो ये है रिलेशन आपका कि न्यूक्लियस एटम लगभग 1 लाख गुना बड़ा है, किससे? आपके न्यूक्लियस की साइज से 1 लाख गुना बड़ा है। यहीं से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ये रिलेशन समझ में आया? साइज ऑफ न्यूक्लियस कितनी है? 1/15 मीटर। साइज ऑफ एटम कितनी है? 1/10 मीटर। तो यहाँ हमने 1/15 रखा, वो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/10 मीटर जो आ गया, तो वो किसकी साइज आ गई? एटम की साइज। मतलब एटम इतना गुना ज़्यादा है न्यूक्लियस की साइज से। तो यहीं से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम रिलेशन निकालते हैं यहाँ से। तो देखिए हम यहाँ से लिखते हैं वॉल्यूम रिलेशन, तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो स्फीयर का वॉल्यूम अगर हम ले लें तो कितना होता है? 4/3 πr³। और न्यूक्लियस की साइज कितनी है? 10⁻15 मीटर। तो ये हो जाएगा 1/30, ये हो जाएगा 1/45। ये समझ में आ गया ना? 4/3 पाई कैंसिल दोनों के, लेकिन दोनों की रेडियस थोड़ी सेम है, साइज तो अलग अलग है ना। इसकी साइज कितनी है? 10/10 मीटर। तो आर की जगह रख दिया हमने 10/10 मीटर का क्यूब,
और इसकी साइज कितनी थी न्यूक्लियस की, 10⁻15 मीटर। तो इसका क्या लगा दें यहाँ पर, क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 45, 45 ऊपर ले जाओ तो पावर 45 हो जाएगा। तो पावर 45 से -30 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, पावर 15। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक एटम का वॉल्यूम 15 गुना है, 15 टाइम्स, किसके वॉल्यूम से, न्यूक्लियस के वॉल्यूम से। समझ में आया रिलेशन कैसे निकाला हमने, फिर से समझाएं। आर क्या निकला, साइज क्या निकली, 10/10 मीटर। किसमें, यहाँ क्यूब रखा है, क्यूब रख दिया। न्यूक्लियस की साइज क्या निकल के आई, 15 मीटर। ये हो गया पावर -30 और ये हो गया पावर 45। पावर 45 ऊपर ले -45 पावर 45, 30 और 30 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, 15। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से कितने टाइम्स है, 15 टाइम्स वॉल्यूम है किसका, वॉल्यूम ऑफ एटम। ये निकल आया एटम का वॉल्यूम रिलेशन, नोट करो। महक क्लियर है, ये बात क्लियर, सिद्धार्थ। तो अगर साइज के बेसिस पे करें तो आपका 1 लाख टाइम्स वो आपका बड़ा है, और वॉल्यूम के बेस पे करें तो आपका 10 की पावर 15 है ना। चलिए नेक्स्ट कुछ 2-3 पॉइंट और लिखने फास्ट, बीच में बात नहीं किया करो ना, फिर क्या होता है हमारा टेंशन भी वहीं पर जाता है, सीधे यहाँ पर रख करो, ठीक है ना। अब उन्होंने और क्या चीज़ें बताई, कुछ एक्स्ट्रा बातें और बता दें। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4 पॉइंट हो गए ना। 4th नंबर के पॉइंट में हमने साइज निकाला और एंड वॉल्यूम निकाला। 5th पॉइंट इनका क्या कहता है, बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। उनने इसमें ये बता दिया कि प्रोटॉन कंसंट्रेटेड है कहाँ, न्यूक्लियस में, सेंटर में कंसंट्रेटेड है। लेकिन उनने ये कैसे बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि पूरे एक्सपेरिमेंट में हमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कहीं भी उन्हें एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया नहीं। लेकिन रदरफोर्ड एक कैसे कह गए कि इलेक्ट्रॉन्स, इनका नेक्स्ट पॉइंट है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ये कहने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ, द पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सन के चारों ओर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके का ये आपका बताया गया। लेकिन उन्होंने कैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये आप लोग लॉजिक सोचिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में तो कहीं नहीं है ना। तो ये कैसे वो पता लगा गए कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो ऐसे पता लगा गए थे आपका कि ये है आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो उनका ये कहना था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं स्टैटिक होता तो वो आके कहाँ गिरता, न्यूक्लियस में। तो एटम कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल, क्योंकि जैसे ही इसमें गिरेगा धड़ाम डिस्ट्रॉय हो जाएगा एटम, है ना। तो उनने कहा एटम स्टेशनरी तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो हर चीज़ अनस्टेबल होती। उनने क्या बताया कि स्टेबल पर है, तो ये तो पक्का है। तो वो ये क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये उनका लॉजिक है, ये कहीं एक्सपेरिमेंट से नहीं आया, उन्हें ये लॉजिक लगाया था और ये सही बात निकल आई। लेकिन वो गलत कहाँ हुआ इस लॉजिक में, वो भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है, तो स्टेशनरी होती धड़ाम न्यूक्लियस उसको खेलता गिरता, एटम में विस्फोट होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता। वो कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इनके इस बात में आपत्ति उठाई थी मैक्सवेल ने। इन्होंने कहा था कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में है, एट अ पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है, तो हमेशा चार्ज पार्टिकल क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। अगर हमने कहा कि वो दौड़ रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा, दौड़ रहा, तो एक समय उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर वो कहाँ गिरेगा। तो फिर भी एटम कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। मतलब ये एक बात तो सही कह गए कि, अरे बीच में मत बोला करो, एक बात तो वो सही कह गए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। मैक्सवेल ने जब ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर रिवॉल्व, अगर, और ये इनका प्रूफ है, आज भी इनकी ये थ्योरी मानी जाती है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होता है तो एनर्जी को क्या करता है, लॉस। ये आज भी प्रूफ है मैक्सवेल की थ्योरी का। तो ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी एक्सेलरेशन कर रहा घूम रहा, एनर्जी रिलीज और रिलीज की और पास आए, और रिलीज की और पास आए, और ये भड़ा में यहाँ गिरना चाहिए था इलेक्ट्रॉन। और एटम को कैसा होना चाहिए था, अनस्टेबल। लेकिन एटम ही स्टेबल। अब ये कैसे होता है ये बताते हैं बोहर साहब। हम थोड़ा सा बता देते हैं इसमें हल्का सा। बोहर साहब ने इस बात को क्लियर किया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में घूमेगा,
तब तक वो एनर्जी का लॉस नहीं करता है, वो हम आपको बताएंगे। 2 पॉइंट और खास लिख लो, फिर चलो लिखो सेकंड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in a fixed circular path. The path is called, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, क्या कहते हैं उस पाथ को? ऑर्बिट कहते हैं। ध्यान द पाथ। अभी तो आपको तो अभी तुम पता कहाँ आए हो, मध्य प्रदेश में आए हो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए। अभी ऑर्बिटल में पहुंचेंगे, है ना, सब ऑर्बिट में पहुंचेंगे। द पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। द पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। एक लास्ट पॉइंट और इनकी थ्योरी का, फिर कल ड्रॉबैक सबसे ज़्यादा इनका यही था कि इलेक्ट्रॉन गिर क्यों नहीं रहा। एक फोर्स का नाम सुन लो, आज के बाद कभी भी आपको, फिर अब आ जाएगी, एक फोर्स का नाम सुन लो, कभी भी दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को कहीं पर भी हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है, देखो, और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये घूम रहा है ना, ये घूम रहा, तो इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव, तो ये यहाँ के गिर क्यों नहीं जाता, है ना, इस पे गिर जाना चाहिए। अब एक ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको, इलेक्ट्रॉन को इसमें गिरने नहीं दे रहा? ये वही फोर्स है जो सन के द्वारा अर्थ पे लगाया जा रहा है, जो अर्थ लगातार क्या कर रही है, रिवॉल्व। ये वही फोर्स है कि हमने एक धागे में पत्थर बांध दिया और ऐसे ऐसे घुमाया, तो हम पत्थर को खींच तो रहे हैं अंदर, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, लेकिन वो तना हुआ जाता है ना। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल। मतलब हम जब ऐसे घुमा रहे हैं तो पत्थर को अंदर खींच रहे हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आने की बजाय एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करने लगता है, घूमने लगता है। ये वही फोर्स है, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब भी दो अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा तो उस फोर्स का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिए। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिख लेना पॉजिटिव चार्ज, या प्रोटॉन भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, आर हेल्ड टुगेदर, आर हेल्ड टुगेदर, आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जे रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, कल पूरा इसके ड्रॉबैक्स लिखवा देंगे। अब आपका कल का होमवर्क है कि आपको रदरफोर्ड का मॉडल विद डेटा याद करके आना है, ठीक है। सबसे सुनेंगे आप सिद्धार्थ, और लिख लीजिए। एन atom is electrically neutral due to the presence of equal amount of positive and negative charge, ठीक है। An atom is electrically neutral due to the presence of इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये तो हम भी जानते हैं कि न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि इक्वल प्रोटॉन्स होते हैं और इक्वल न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। चलिए ड्रॉबैक्स समझिएगा इनके, है ना, ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट है। डालिए हेडिंग, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स। कमियां क्या थी इस मॉडल की? ड्रॉबैक्स
ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे हैं जो आपको सीधे अभी हमें रटना है, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल में आएगा। जैसे कि ये स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हो गया, आपका एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पड़ेगा। साधारण भाषा में हम कह दें तो जैसे जब वाटर की ड्रॉप फॉल करती है स्काई से अर्थ पे, तो सनलाइट उस पर पड़ती है और ये वाटर की ड्रॉप एज अ प्रिज्म वर्क करती है और यहाँ पर विबग्योर बना देती है। ये क्या है, इस प्रकार का स्पेक्ट्रम भी है आपका, है ना, जिसमें 7 कलर होते हैं हमारे, इंद्रधनुष, रेनबो आप लोगों ने देखा होगा। सनलाइट पड़ी वाटर की ड्रॉप्स पे और इसने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया तो यहाँ पर एक 7 रंग का स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसे आप लोग रेनबो कहते हो, इंद्रधनुष कहते हो। एक नेचुरल हो गया। इसी के तर्ज पे आपके स्पेक्ट्रम बनते हैं, आपके प्रिज्म को लगा के बनते हैं और बहुत सारे स्पेक्ट्रम बनते हैं। जरूरी नहीं कि हर स्पेक्ट्रम में पूरे 7 के 7 रंग आ जाए, कुछ में ब्लैक लाइंस भी आती हैं, कुछ में ब्लैक बैंड भी आते हैं आपके, कुछ में कुछ रंग की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, डार्क होते हैं, कुछ कम होते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन बाद में है, इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रम जरूर आपको पढ़ा दिए जाएंगे यहाँ पर। तो ये स्पेक्ट्रम, इनने किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में कोई चर्चा नहीं की। आप पढ़ोगे आगे स्पेक्ट्रम, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है unable to explain unable to explain unable to explain unable to explain spectrum unable to explain spectrum of atoms unable to explain स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। एक स्पेक्ट्रम के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। आप पढ़ने वाले हो, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम है आपके में, है ना, फिर स्पेक्ट्रोमेट्री अलग चीज़ हो जाती है, उतना ज़्यादा नहीं है हमारे में, थोड़ा सा है, तो हम इसको चर्चा, हमारे में मेन जो है सबसे बड़ा इसमें जो आपको पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल, तो ठीक है, ये सबसे फेमस मॉडल हुआ है। फाइनली लास्ट में जाके अगर थोड़ा हम सेकेंड लास्ट कह दें तो वो था बोर एटॉमिक मॉडल, काफ़ी एक्यूरेट था, अबाउट 80% एक्यूरेट था वो। और उसके बाद फाइनली जो सबसे ज़्यादा आया वो आई क्वांटम थ्योरी, जो आपको क्वांटम नंबर्स बताएंगे। तो ये 2 मॉडल और अभी हमारे बचे हुए हैं। क्वांटम नंबर्स तो बहुत सिंपल है, जो आपका क्वांटम मॉडल है वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन बोहर का मॉडल थोड़ा सा टिपिकल वन है। इसमें कई सारे, टिपिकल तो नहीं कह सकते हम, बहुत ही सिंपल है, अच्छा है, लेकिन कुछ फॉर्मूले, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस पता करनी है न्यूक्लियस से तो रेडियस का फॉर्मूला बताएगा, एनर्जी पता करनी तो एनर्जी का फॉर्मूला बताएगा, वेलोसिटी पता करनी है कि पास है तो कितनी वेलोसिटी से एक्सीलरेट कर रहा है, दूर है तो कितनी वेलोसिटी से, तो इन सबके फॉर्मूले आएंगे, है ना, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंस है ना। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट था, उसी समय मैक्सवेल की थ्योरी आई थी, जिस समय ये अपना रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उससे थोड़ी दिन पहले, थोड़ी समय पहले ही, एक्यूरेट डेट तो नहीं है, कुछ समय पहले मैक्सवेल की थ्योरी आई थी। और मैक्सवेल ये कहते थे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है तो वो एनर्जी को इमिट करता जाएगा और फाइनली ड्रॉप हो जाएगा। तो ये भी कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक समय बाद इनकी भी एनर्जी ख़त्म होगी और इनको कहाँ ड्रॉप कर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में ड्रॉप कर। तो जैसे ही इसमें गिरेगा विस्फोट, एटम डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो दुनिया ही नहीं बनती। तो हर चीज़ में एटम है, सब जगह हमें अनस्टेबिलिटी दिखनी चाहिए थी, या स्टेबिलिटी थी भी तो वो हमें कुछ समय बाद अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, हर जगह हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखती कि अनस्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, ऐसी कुछ हमें रिएक्शन दिखती। लेकिन हम देख रहे हैं कि समान परिस्थितियों में, जनरल जो आपकी परिस्थिति हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें सब कुछ स्टेबल पड़ा हुआ है। तो मैक्सवेल कह रहे थे कि आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और उनकी थ्योरी ये थी, और वो बिल्कुल सही थ्योरी है, कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होगा तो वो एनर्जी इमिट करते ही है। अब आप दौड़ोगे तो आपकी एनर्जी भी लॉस होगी। पहले आप इतना बड़ा बड़ा चक्कर लगा रहे थे, थोड़ी देर बाद जब थोड़ी कम होगी और पास आओगे और एक समय जाके बैठ ही जाओगे,
कुछ ऐसे ही है कि वो भी अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, तो उसको गिरना चाहिए यहाँ पर, है ना। और ये बात भी सही है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इसके चारों ओर, तो उसकी एनर्जी लॉस होनी चाहिए, तो फाइनली ड्रॉप अब इसका फॉल्स करना चाहिए था न्यूक्लियस में। तो एटम कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल, लेकिन एटम कैसा है, स्टेबल। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये बात तो सही है, रिवॉल्व कर रहा है, तो मैक्सवेल कह रहे हैं, हम कह रहे हैं चार्ज एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करेगा तो फॉल करेगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो एटम अनस्टेबल होना चाहिए, जबकि हमें सब कुछ क्या दिख रहा है, नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल दिख रहा है। तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वाई एटम इज स्टेबल, जे बेस कह पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। इसको आगे बोहर साहब बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा हम बताते हैं। बोहर साहब ये कहते हैं कि जिस प्रकार से आप कह रहे हो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इस प्रकार के एक अपना ऑर्बिट होगा, उनका एनर्जी लेवल होगा, वो उनका घर कहलाएगा, और जब तक वो अपने घर में रिवॉल्व करते रहेंगे, ना तो उनमें एनर्जी इंक्रीज होगी ना एनर्जी लॉस होगी। हाँ, अगर वो अपने जो उनका घर होता है वो कहलाती ग्राउंड स्टेट, अपनी एनर्जी लेवल से अपने ऑर्बिट से अगर हायर में जाएंगे या लोअर में आएंगे तब एनर्जी में चेंज आएगा, लेकिन जब तक वो वहाँ रोटेट कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बाद में जाके बोहर ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं करते। तो सेकंड इनका जो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक है, सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक तो इनका यही है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, है ना। चलिए सेकंड ड्रॉबैक लिखिए इनका। सेकंड नंबर का ड्रॉबैक है unable to explain the stability of atom, गर्मी लगे तो बता देना, फैन ऑन कर देंगे। अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, लाइन चेंज करके लिखिए, हैज लगा के। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है ना, when charge particle in acceleration according to Maxwell, when charge particle in acceleration, ACCLERATION, when charge particle in acceleration, कॉमन लगा के लिखिए, it emits energy, आ जाओ, it emits energy in the form of EMR, electromagnetic radiation. It emits energy according to Maxwell, when charge particle in acceleration, it emits energy in the form of EMR, electromagnetic radiations. In the form of EMR. इलेक्ट्रो बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रेडिएशन में पहली बात तो एक तो फोर्स है, तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कभी भी दो अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स आएगा तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स है और एक रेडिएशन का मिशन चल रहा है, तो ये तो मतलब दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हो गई, ठीक है ना। इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइन चेंज करके लिखिए। हैंस कॉमन लगाइए, हैंस इलेक्ट्रॉन शुड फॉल in the nucleus of
an atom, nucleus of an atom. Because of this atom should be unstable, but it is not true. As atom is stable, but it is not true as atom is stable. It is not true as atom is stable. क्या कह रहे हैं, कोई रटना नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में हो तो उसको क्या इमिट करनी चाहिए, एनर्जी। आप देखिए आपके पास जितनी भी रेडिएशंस है जो आप महसूस कर रहे हो वो EMR ही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो आप महसूस नहीं कर रहे वो सही अच्छा कर रहे कि महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि इसके बाद जो सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कॉस्मिक रेज, वो है गामा रेज। एक्स रेज आर ऑल्सो EMR, बहुत डिस्ट्रॉइंग है। जो एक्सरे आपके यहाँ से निकले था वो कंट्रोल रेट से निकाला जाता है आपका। एक्स रे, UV रे, IR रे, विजिबल रे, रेडियो वेव्स, माइक्रो, ये सिग्नल इंग्लिश सब ट्रांसमिशन हो रहे हैं किसकी वजह से, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही है, सन से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं। लेकिन हम जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डील कर रहे हैं या अभी तक डील कर रहे थे वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि वो विजिबल रेडिएशन से या उसके बाद की जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है। लेकिन विजिबल से ऊपर आओ आप तो IR, UV, एक्स, गामा, कॉस्मिक रे तो इतनी डेंजर हैं कि सेकंडों में बड़े से बड़े पहाड़ को, लोहे के पहाड़ को मेल्ट कर दें। कहाँ से निकलती है कॉस्मिक रे, सन के कोर में होती है कॉस्मिक रे। गामा रे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग, एटॉमिक फ्यूजन होता है, जब एटॉमिक बम आपके एक्सप्लोड करते हैं तो उससे कौन सी रेडिएशन निकलती है, गामा रे। और उनके एरिया इतनी तेज एनर्जी होती है कि उनके आसपास जो भी चीज़ आ गई उसको विध्वंस कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और जहाँ तक उनका इफेक्ट जाएगा उस एरिया को कम से कम 1000 से 2000 साल के लिए उसकी फर्टिलिटी को एंड कर देंगे। वो तो बहुत ही मतलब जो डेंजरस EMR है। लेकिन हम जिन EMR से डील कर रहे हैं, या बाय द वे एटमॉस्फेयर हमारा ऐसा है कि ओजोन लेयर हमारे पास उस हार्मफुल रे को नहीं आने देती है। अल्ट्रावायलेट ऑल्सो है वेरी हार्मफुल रेडिएशन, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जैसे ये LED हैं आपकी, तो इनमें सब पर्टिकुलर इससे भी UV निकलती है, लेकिन वो कंट्रोल की गई हैं, तो वो हमारे लिए कंट्रोल रेट पे है, तो हार्मफुल नहीं है। तो ये कहते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होगा तो एनर्जी इमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, इसको भी एनर्जी क्या करनी चाहिए थी, इमिट करनी चाहिए थी। कहाँ फॉल होना चाहिए था, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और न्यूक्लियस एटम को क्या होना चाहिए था, अनस्टेबल। लेकिन एटम कैसा है, स्टेबल है। हम आप लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं स्टेबिलिटी में तो ही कर रहे हैं, अनस्टेबल होते तो कैसे सर्वाइव करते हैं ना। चलिए ये इनका सेकंड पॉइंट हो गया। तो रदरफोर्ड का ये मॉडल हो गया, अच्छा मॉडल था। ऐसे नहीं कह सकते हम कि पूरी तरीके से गलत था, अच्छा मॉडल था। एक ऐसा मॉडल दिया जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना। तो बना लो इलेक्ट्रॉन को और उसको एक्सेलरेट कर दो। तो इसको ऐसे स्पाइरल पाथ के द्वारा यहाँ पे आके फॉल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इट इज़ नॉट हैपन, है ना। ये ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको एनर्जी लॉस करनी चाहिए EMR के फॉर्म में। अब राज ने कैसे छुट्टी कर ली है, तो करता नहीं है कभी भी। अर्जुन आया समझ में, क्लियर है। चलो अब तुम ना करना छुट्टी, नहीं तो अब किया तुमने छुट्टी की और हमने तुम्हें बाहर किया, नहीं बन पाया था, फिर से बना दे। ये देखो ऐसे जलेबी तो बनानी,
बना दो जलेबी, बड़ी बना लो, छोटी